नमस्कार और स्वागत है आपका इंडियन किंग्स के इस नए एपिसोड में। हमारे इस चैनल में हम भारत के वीर राजाओं की कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। यहां आप जानेंगे उनके शौर्य, उनकी रणनीति, उनके जीवन के रोमांच और प्रेरणादायक प्रसंग। तो बने रहिए हमारे साथ और इस ज्ञान की यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने आराम के फर्श को छोड़ कंटीले रास्ते चुने। एक ऐसे राजा की कहानी जो समझौते की उम्मीदों के बीच अडिग खड़ा रहा। यह मेवाड़ के 13वें राणा महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की अमर गाथा है, जिन्होंने कभी विदेशी शक्ति के आगे सिर न झुकाने का प्रण किया और अपनी अंतिम सांस तक उसे निभाया। 1540 से 1597 तक राजस्थान की उबड़ खाबड़ जमीन पर एक व्यक्ति के अटल संकल्प ने भारतीय इतिहास का वह पन्ना लिखा जो आज भी लाखों को प्रेरित करता है। यह उस राजा की कहानी है जो कभी नहीं हारा। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। हमारी कहानी शुरू होती है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के भव्य किले में। महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जीवंत कन्वर के पुत्र प्रताप कोई साधारण राजकुमार नहीं थे और मेवाड़ के सिसोदिया वंश में पैदा हुए थे। एक ऐसा खानदान जो स्वयं सूर्यवंशी होने का दावा करता था और जो लंबे समय से राजपूताना के गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा था। प्रताप का पालन पोषण कर्तव्य और बलिदान की उस शिक्षा में हुआ जो उनके खून में दौड़ती थी। उनकी शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी। जहां उन्होंने राजनीति के दर्शन सीखे, वहीं उनकी असली पाठशाला अखाड़ा था। यहां अनुभवी योद्धाओं की निगरानी में उन्होंने तलवार, मसलेक और सथास के संताप, भाले और ढाल चलाने की कला में महारत हासिल की। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों के इलाके को पढ़ना सीखा, जो बाद में उनका सबसे बड़ा सहयोगी बना। उन्हें सिखाया गया कि सिसोदिया के लिए सम्मान केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची पूंजी है, जो सोने चांदी के किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। जिस दुनिया में प्रताप पैदा हुए, वह बेहद उथल पुथल भरी थी। उत्तर में एक नई ताकत उभर रही थी जो उनके भाग्य को परिभाषित करने वाली थी। मुगल साम्राज्य महत्वाकांक्षी और रणनीतिक सम्राट अकबर के तहत भारतीय उपमहाद्वीप में अपना दायरा बढ़ा रहा था। एक एक करके राजस्थान की रियासतें झुकती गईं। सैन्य शक्ति और चालाक कूटनीति के मेल से, जिसमें अक्सर विवाह और ऊंचे पदों का प्रस्ताव शामिल था, अकबर ने स्वतंत्रता प्रेमी राजपूतों को अपने अधीन लाने की कोशिश की। कईयों ने इसे एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में देखा, अपने लोगों के अस्तित्व और समृद्धि को सुनिश्चित करने का एक तरीका। लेकिन मेवाड़ के घराने के लिए समर्पण का विचार एक जहर था जिसे पीने से उन्होंने इनकार कर दिया। 372 में उदय सिंह के निधन के बाद प्रताप को एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला जो लगातार खतरे में था। अकबर, जिसने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने कब्जे में कर लिया था, मेवाड़ को अपनी साम्राज्यवादी पहेली का आखिरी जिद्दी टुकड़ा मानता था। 1 मार्च 1573 को प्रताप सिंह को सिसोदिया वंश का 54वां शासक, मेवाड़ का महाराणा घोषित किया गया। उन्होंने संपत्ति का नहीं, बल्कि प्रतिरोध की विरासत, कांटों का ताज और अपने लोगों के सम्मान को वापस पाने का पवित्र कर्तव्य विरासत में पाया। संघर्ष का उदय और प्रतिज्ञा। ताज अब प्रताप के सिर पर भारी था। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए राजनयिक प्रयास शुरू किए। सबसे उल्लेखनीय दूत आमेर के राजा मान सिंह थे, जो अकबर के साथ जुड़ गए थे और अब मुगल सेना में एक वरिष्ठ जनरल थे। यह मुलाकात मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक उत्कृष्ट कृति थी। मान सिंह मुगल दरबार की सारी भव्यता के साथ पहुंचे, लेकिन प्रताप ने उनका स्वागत एक राजपूत राजा की गरिमामयी सादगी के साथ किया। हालांकि जब गठबंधन का मुद्दा उठा, तो प्रताप की प्रतिक्रिया उनकी मातृभूमि के पहाड़ों जितनी मजबूत थी। उन्होंने प्रस्ताव सुने: धन, प्रतिष्ठा, मुगल दरबार में एक उच्च पद, उनकी पैतृक भूमि की वापसी। लेकिन यह सब एक शर्त पर था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से अकबर के दरबार में पेश होकर अपनी अधीनता स्वीकार करनी होगी। प्रताप के लिए यह कोई बातचीत नहीं, बल्कि एक अपमान था। इस राजनयिक विफलता के बाद अकबर ने पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण का फैसला किया। युद्ध का मैदान तैयार था, लेकिन सेनाओं के टकराने से पहले
प्रताप ने वह किया जिसने उन्हें उनके लोगों के दिलों में अमर कर दिया। उन्होंने गोगुंदा में अपने सरदारों और अपनी प्रजा की एक सभा बुलाई। यह सिर्फ एक युद्ध परिषद नहीं थी, यह सर्वोच्च राष्ट्रीय संकल्प का क्षण था। उनके सामने खड़े होकर, आंखों में आग और आवाज में दृढ़ विश्वास लिए, महाराणा प्रताप ने वह शपथ ली जो उनके जीवन और उनकी विरासत को परिभाषित करने वाली थी। उन्होंने शपथ ली कि जब तक वह जीवित है, वह कभी भी बिस्तर पर नहीं सोएंगे, कभी भी सोने चांदी की थाली में भोजन नहीं करेंगे और चित्तौड़ मुक्त होने तक आराम की जिंदगी नहीं जिएंगे। उन्होंने घोषणा की कि वह घास और रोटी पर जीवन व्यतीत करेंगे और पुआल के बिस्तर पर सोएंगे। जब तक कि उनकी आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक अपने लोगों की कठिनाइयां साझा करेंगे। यह किसी राजा की अपने देवताओं से की गई शपथ नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए एक भाई की शपथ थी। प्रभाव विद्युत जैसा था। सरदारों ने एक एक करके अपने जीवन और अपनी संपत्ति उनके कारण के लिए अर्पित कर दी। उन्होंने मेवाड़ की धरती के लिए आखिरी आदमी तक लड़ने का वादा किया। इनमें से एक थे प्रसिद्ध भामा शाह, जिन्होंने बाद में प्रताप के युद्ध को फंड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रतिज्ञा के साथ मेवाड़ की आत्मा एक हथियार में तब्दील हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध। 1556 की गर्मियों में मुगल युद्ध मशीन ने मेवाड़ में कूच किया। अकबर ने मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसमें 5,000 10,000 सैनिक शामिल थे। उनका लक्ष्य प्रताप के प्रतिरोध को एक बार और सभी के लिए कुचलना था। दूसरी ओर प्रताप अधिक से अधिक 3,000 योद्धाओं को ही जुटा सके। संख्या उनके खिलाफ काफी थी, लेकिन जिस चीज की उन्हें संख्या में कमी थी, उन्होंने उसे रणनीति, इलाके की जानकारी और सरासर साहस से पूरा किया। उन्हीं युद्ध के मैदान को चुना, हल्दी घाटी गांव के पास एक संकरी पहाड़ी घाटी, जिसका नाम हल्दी जैसी पीली मिट्टी के लिए पड़ा। इस इलाके ने मुगलों की संख्यात्मक बढ़त को खत्म कर दिया। 18 जून 1556 को दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं। मुगल सेनाएं क्लासिक फॉर्मेशन में खड़ी थी। प्रताप की रणनीति साहसिक थी। वह एक क्लासिक हथौड़ा निहाई की रणनीति का उपयोग करेंगे। युद्ध के नारों की गर्जना के साथ शुरू हुआ। राजपूत प्रताप को अपने सिर पर रखकर भयंकर गति से टूट पड़े। प्रताप स्वयं विनाश का एक बवंडर थे, कवच से सजे, अपनी तलवार और ढाल लहराते हुए, और अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार। उनका प्राथमिक उद्देश्य स्पष्ट था, मान सिंह को ढूंढें और उनसे भिड़ें। दुश्मन के जनरल को मारना दुश्मन की इच्छा शक्ति को तोड़ना था। लड़ाई भयंकर और क्रूर थी। राजपूत घुड़सवार सेना ने मुगल लाइनों पर इतनी ताकत से हमला किया कि शुरुआती मुगल रैंक डगमगाने लगे। चेतक की किंवदंती का जन्म यहीं हुआ था। घोड़े ने लगभग मानवीय बुद्धि और साहस का प्रदर्शन करते हुए प्रताप को दुश्मन की कतारों में गहराई तक ले जाया। मान सिंह को ले जा रहे हौदे की ओर सीधे बढ़ते हुए, रास्ते की बाधाओं और सैनिकों को पार करते हुए। एक लुभावने पल में चेतक ने पिछले पैरों पर खड़े होकर प्रताप ने अपने भाले से महावत और मान सिंह की रक्षा कर रहे सैनिक को मार गिराया। उनका भाला हौदे से जा टकराया, लेकिन मान सिंह ने एक सख्त कदम में सुरक्षा के लिए दूसरे हाथी पर छलांग लगा दी। ये एक ऐसा क्षण था जिसने युद्ध का रुख बदलने में बाल बाल किया। लेकिन ज्वार मुड़ने लगा। ताजा और बड़ी संख्या में मुगल रिजर्व मैदान में उतर आए। राजपूत हालांकि शेरों की तरह लड़ रहे थे, चारों ओर से घिरते और अभिभूत होते जा रहे थे। यह स्पष्ट हो गया कि ये एक ऐसी लड़ाई थी जो नहीं जीती जा सकती थी। अब यह अस्तित्व के लिए लड़ाई थी। इसी नाजुक मोड़ पर भारतीय इतिहास में बलिदान के सबसे सेलिब्रेटेड कार्यों में से एक घटित हुआ। माना झाला नाम के एक सरदार, जो प्रताप से काफी मिलते जुलते थे और उनके समान ही शाही चिन्ह पहने हुए थे, ने हस्तक्षेप किया। अपने राजा को गंभीर खतरे में देखकर उन्होंने अपने सिर से मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख लिया और मुगल सेनाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। मैं ही राणा हूं, उन्होंने चिल्लाते हुए। प्रताप को बचने के लिए महत्वपूर्ण खिड़की देते हुए नए जोश के साथ लड़ाई लड़ी। माना झाला तब तक लड़े जब तक कि वह नहीं काट दिए गए। उनके बलिदान ने उनके राजा और प्रतिरोध के प्रतीक के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। प्रताप बुरी तरह घायल और दिल टूटाकर पीछे हटने को मजबूर हो गए।
लेकिन उनके पीछे हटने का रास्ता भी बंद हो गया था। एक और महान व्यक्ति हकीम खान सूर नाम के एक योद्धा ने पीछा करने वालों को रोकने के लिए पीछे से हमला किया और फिर चेतक की वफादारी का अंतिम कार्य आया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद, एक पैर लगभग पटा हुआ था, उस नेक घोड़े ने अपने घायल मालिक को 2 मील से अधिक दूर सुरक्षा के लिए एक चौड़ी नदी को पार करते हुए ले गया। केवल तभी जब प्रताप सुरक्षित थे, चेतक गिर गया और अपनी अंतिम सांस ली। हमेशा के लिए लोकगीतों और लोक कथाओं में वह घोड़ा के रूप में दर्ज हो गया जिसने अपने राजा के लिए अपनी जान दे दी। हल्दी घाटी की लड़ाई पारंपरिक अर्थों में महाराणा प्रताप की हार थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहीं बड़ा हासिल किया था। उन्होंने विशाल मुगल साम्राज्य को दिखा दिया था कि मेवाड़ की आत्मा को एक लड़ाई से नहीं तोड़ा जा सकता। यह लड़ाई एक सामरिक हार थी, लेकिन एक बड़ी रणनीतिक और नैतिक जीत। निर्वासन और छापामार युद्ध के वर्ष हल्दी घाटी के बाद का दौर प्रताप के जीवन का सबसे अंधेरा अध्याय था। वह बिना राजधानी के राजा थे, बिना सेना के योद्धा। मुगलों ने मेवाड़ के अधिकांश मैदानी इलाकों पर कब्जा कर लिया। प्रताप को अरावली पहाड़ियों की गहरी निर्दय खाड़ियों में जंगल में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपने ही राज्य में एक शरणार्थी बन गए। यह उनका निर्वासन था। वह अत्यंत कठिनाई का जीवन जीते थे, उस शपथ के प्रति सच्चे रहते हुए जो उन्होंने ली थी। उनके परिवार ने उनके दुख को साझा किया। उनके बच्चों के घास के बीजों से बनी रोटी खाने की प्रसिद्ध कहानियां हैं, जो शाही महलों के स्वादिष्ट भोजन से बहुत दूर है। एक बार की मशहूर कहानी है कि उनके बेटे राजकुमार अमर को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने एक रोटी खा ली जो परिवार के घोड़े के लिए थी। जब प्रताप को इसका पता चला तो उनका गुस्सा गहरे दुख में बदल गया, अपने बेटे पर नहीं बल्कि अपने परिवार का पेट भरने में अपनी असमर्थता पर। कहा जाता है कि निराशा के एक पल में उन्होंने अपने परिवार के दुखों को समाप्त करने के लिए अकबर को समर्पण का पत्र भेजने पर भी विचार की, लेकिन किंवदंती कहती है कि उनकी पत्नी महारानी अजद्दे ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उन्हें उनकी शपथ, उन हजारों लोगों की याद दिलाई जो उस शपथ के लिए मारे गए, मेवाड़ के सम्मान की याद दिलाई। उसने उनसे कहा कि सुनहरे महल के पिंजरे में बंद पक्षी की तुलना में जंगल में स्वतंत्र शिकारी के रूप में रहना बेहतर है। उनके शब्दों ने उनकी आत्मा को फिर से जगाया। इसी दौरान उनके सबसे वफादार मंत्रियों में से एक भामा शाह ने उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। वह प्रताप के अस्थायी दरबार में पहुंचे और अपनी पूरी निजी संपत्ति, धन, सोना, चांदी और जवाहरात की एक चौंका देने वाली राशि महाराणा को भेंट कर दी। भक्ति के इस एक ही कार्य ने प्रताप को एक नई सेना खड़ी करने, हथियार और घोड़े खरीदने और अगले 12 वर्षों तक अपने अभियान को जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान किए। ये एक मोड़ था। ताजा संसाधनों और अटूट इच्छा शक्ति के साथ प्रताप ने पारंपरिक युद्ध छोड़ दिया। वह छापामार युद्ध के स्वामी बन गए। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना किला बनाया। उनके छोटे, अत्यधिक मोबाइल दल मुगल चौकियों और आपूर्ति काफिले पर अचानक हमला करते थे, जहां कम से कम उम्मीद की जाती थी, और फिर पहाड़ियों में वापस चले जाते थे। उन्होंने मुगल सेनाओं को लगातार परेशान किया, उनकी आपूर्ति लाइनों को काट दिया, उनके किलों को अलग थलग कर दिया और मेवाड़ के कब्जे को अकबर के लिए एक महंगा और निराशाजनक मामला बना दिया। एक एक करके वो अपने इलाकों को फिर से हासिल करने लगे। कुंभलगढ़, गोगुंदा और अन्य किलों पर मुगल नियंत्रण से छीन लिया गया। उन्होंने चावंद में एक नई राजधानी स्थापित की, जहां से उन्होंने मेवाड़ के मुक्त हिस्सों का प्रभावी ढंग से प्रशासन किया। अगले 1 दशक तक प्रताप ने टकराव के इस अथक युद्ध को लड़ा। वो मुगलों के लिए एक भ्रम की तरह थे, हमेशा मौजूद, हमेशा एक खतरा, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आने वाले। उन्होंने साबित कर दिया कि एक राजा की पहचान उसके महल से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा और उनके प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता से होती रहे। पुनर्वास, मृत्यु और विरासत। महाराणा प्रताप के जीवन के अंतिम वर्ष उनकी सफलता का प्रमाण थे। अपने अथक छापामार अभियान के माध्यम से वह मेवाड़ के लगभग सभी हिस्सों को फिर से हासिल करने में कामयाब रहे थे, सिवाय चित्तौड़गढ़ शहर और क्षेत्र में नई मुखालिया के आसपास के इमीडिएट इलाके के। विशाल मुगल साम्राज्य अपने सभी संसाधनों के साथ। एक व्यक्ति
और उसकी अदम्य भावना को वश में करने में विफल रहा था। लेकिन लगातार युद्ध और कठिनाइयों ने उन पर अपना असर दिखाया। 19 जनवरी 1597 को शिकार करते समय महाराणा प्रताप दुर्भाग्यपूर्वी घटना में बुरी तरह घायल हो गए। अपने अंत को नजदीक महसूस करते हुए उन्होंने अपने सरदारों और अपने बेटे अमर सिंह प्रथम को अपने पास बुलाया। अपने बेटे के लिए उनके अंतिम शब्द राज्य का विस्तार करने या धन जमा करने के बारे में नहीं थे। वह एक गंभीर आदेश था, मेवाड़ का झंडा मुगलों के सामने मत झुकने देना, हमारी गरिमा और हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करना। इन शब्दों के साथ मेवाड़ का शेर अपनी अंतिम सांस लेता है। वह मर गया जैसे उसने जीवन व्यतीत किया था, भावना में एक राजा, यदि हमेशा क्षेत्र में नहीं। अजय और अडिग। महाराणा प्रताप की विरासत उन लड़ाइयों तक सीमित नहीं है जो उन्होंने लड़ी या जमीन जो उन्होंने वापस हासिल की। उनकी सच्ची विरासत वह भावना है जिसे उन्होंने मूर्त रूप दिया। वह भारी बाधाओं के खिलाफ प्रतिरोध का परम प्रतीक बन गए। एक ऐसे टाइम में जब व्यावहारिक राजनीति ने समर्पण का परिचय दिया, उन्होंने शक्ति पर सिद्धांत को चुना। उन्होंने प्रदर्शित किया कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती, इसे साहस के साथ लिया जाता है और बलिदान के साथ संरक्षित किया जाता है। उनकी कहानी केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि निर्दोष नेतृत्व की भी है। उन्होंने सुरक्षित दूरी से आदेश नहीं दिया, वह सामने से नेतृत्व करते थे, अपने सैनिकों और अपने लोगों के साथ हर कठिनाई को साझा करते थे। उनका जीवन उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने का एक सबक था। आज सदियों बाद महाराणा प्रताप राजस्थान में केवल एक ऐतिहासिक फिगर नहीं है, वो भारत में एक राष्ट्रीय आइकन है। उनकी मूर्तियां खड़ी है, उनकी कहानियां गीतों में गाई जाती है और उनके नाम का उल्लेख साहस, ईमानदारी और देशभक्ति के लिए किया जाता है। वो एक अनुस्मारक है कि सबसे छोटा पत्थर, अगर उसमें इच्छा शक्ति है, तो सबसे शक्तिशाली लहर का सामना कर सकता है। महाराणा प्रताप की कहानी रेजिलियंस की शक्ति का एक कालातीत सबक है। यह हमें सिखाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कितने भयानक हों, विपक्ष कितना शक्तिशाली हो या हम कितनी बार गिरते हैं, मानवीय भावना में फिर से उठने की क्षमता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ मूल्य जैसे सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान किसी भी कीमत के लायक है। उनका जीवन आसान गलत पर मुश्किल सही चुनने का एक सागा था। हमारे अपने जीवन में जब हम अपनी निजी लड़ाइयों, संदेह और कठिनाई के अपने क्षणों का सामना करते हैं, तो हम उनके उदाहरण से शक्ति ले सकते हैं। हम उस राजा को याद कर सकते हैं जो पुआल पर सोता था, पत्तों की थालियों से खाता था और फिर भी अपने सपने को कभी नहीं छोड़ता था। वह एक राजा से अधिक थे, वह एक विचार थे। यह विचार कि एक व्यक्ति का अटल संकल्प इतिहास की धारा बदल सकता है। वह विचार की स्वतंत्रता सर्वोच्च आदर्श है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, हैं और हमेशा रहेंगे अजय राजा। इतिहास के ये वीर पात्र आपको कैसे लगे? कमेंट में जरूर बताइए। आप किस राजा की कहानी सुनना चाहते हैं? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगली कहानी है और भी रोमांचक। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।